नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैव विविधता छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा वर्तमान में जो होने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण बन जाता है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैव विविधता का अर्थ। ठीक है, जैव विविधता नाम से ही स्पष्ट है। जैव विविधता तो इसका अर्थ होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाली जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। या और सरल तरीके से हम समझें इसको तो किसी स्थान विशेष में या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की जो संख्या है उसे ही हम उस स्थान विशेष या उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान विशेष इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी के सभी जगहों पर या सभी स्थानों पर जैव विविधता समान रूप से नहीं पाई जाती है, या जैव विविधता का जो वितरण है समान रूप से पृथ्वी के सभी स्थानों पर नहीं है। और ये डिपेंड करता है उस स्थान के, यानी कि किसी भी स्थान का जो जैव विविधता है वो डिपेंड करता है वहाँ के जलवायु, वहाँ के वर्षा, वहाँ के मृदा, ठीक है, वहाँ के वनस्पति, आर्द्रता, इन सभी कारकों पर डिपेंड करता है कि किसी भी स्थान विशेष में जैव विविधता कैसी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैव विविधता यानी कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो जैव विविधता शब्द है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हालांकि जीवों की जो विविधताएं हैं इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने, एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन हमको इसको याद रखना है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इवन CGPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है, तो इसको आपको याद रखना है। वाल्टर जी रोसेन, कई जगह रोसेन दिया रहता है, तो आपको इसको याद रखना है कि जैव विविधता शब्द की रचना वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में की। इस मतलब ईयर को भी याद रखना है कि 1985 में वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द की रचना की या सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी परिभाषा की ओर। तो जैव विविधता की जो परिभाषा है इसको हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और बहुत ही लंबा चौड़ा बुक वगैरह में दिया रहता है। हमको इससे संबंधित एक तथ्य को याद रखना है। ठीक है, वो तथ्य मैं बता रहा हूं क्या है। ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो, नाम आप लोग सुने ही होंगे, में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, और ये जो आयोजन है कई विषयों को लेकर किया गया था, आयोजित किया गया था ये पृथ्वी सम्मेलन। और इसी पृथ्वी सम्मेलन में स्पष्ट रूप से जैव विविधता को परिभाषित किया गया। तो इस तथ्य को भी आपको याद रखना है कि जैव विविधता को कब परिभाषित किया गया। तो जैव विविधता को स्पष्ट रूप से ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें परिभाषित किया गया। ठीक है, हालांकि इस सम्मेलन में दो मुद्दे और थे जिन पर विश्व के तमाम देशों की सहमति बनी और उन्होंने इस मुद्दे पर हस्ताक्षर भी किया, तो उसको भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एक मुद्दा तो था बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, दूसरा मुद्दा था जलवायु परिवर्तन को लेकर, और तीसरा विषय था
मरुस्थलीकरण के संकट को लेकर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पर विश्व के तमाम देशों की सहमति बनी और उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। लेकिन हमको मोटे तौर पर याद रखना है कि जैव विविधता को स्पष्ट रूप से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में परिभाषित किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं जैव विविधता की प्रवणता। जैव विविधता की प्रवणता को समझने से पहले मैं ये प्रवणता शब्द को ही समझा दूं, क्योंकि प्रवणता थोड़ा सा हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, वो समझ में नहीं आता है। तो जैव विविधता की प्रवणता का अर्थ है उतार चढ़ाव या ढाल, या हम यूँ कहें कि पृथ्वी के किन किन क्षेत्रों में मतलब जैव विविधता का ढाल होता है या उतार चढ़ाव होता है, चाहे ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे या अक्षांश के, मतलब जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, उनके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक पृथ्वी का डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मान लो जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, आप लोग जानते हैं, या विषुवत रेखा। ठीक है, और एक चीज़ इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थान में जो जैव विविधता है, ठीक है, वो संपन्न होगी कि नहीं होगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ जीवन जो है अनुकूल है कि नहीं है, यानी कि जीव जंतुओं का विकास एवं वृद्धि वहाँ के वातावरण के अनुकूल है कि नहीं है। यानी कि जीव जंतुओं का जो विकास जिस जगह पे और वृद्धि ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ का वातावरण ज़्यादा अच्छा होगा, जीव जंतु वहाँ ही विकास करेंगे और जल्दी से वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो जीव जंतुओं के विकास के लिए और वृद्धि के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, और दूसरा अत्यधिक वर्षा या उच्च वर्षा, हाई रेनफॉल। तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है कि किसी भी स्थान में यदि उच्च तापमान है या उच्च वर्षा है तो उस स्थान की जीवों की विविधता या जीव जंतुओं या वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता अत्यधिक होगी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अब देखो, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तर की तरफ है नॉर्थ पोल और नीचे में है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ 10 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की तरफ 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके मध्य यानी कि इस क्षेत्र में वर्ष भर सर्वाधिक तापमान भी होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सर्वाधिक होता है, साथ ही साथ उच्च वर्षा भी यहाँ होती है वर्ष भर। इसलिए इस स्थान पर, किस स्थान पर, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि पूरे पृथ्वी की हम बात करें तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा भूमध्य रेखा से ही 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक ताप और सर्वाधिक वर्षा के कारण सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसको आपको समझना है, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, हम जानते हैं कि 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री एक काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा, और सेम एज इट इज 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ, 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। जियोग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे काल्पनिक रेखा। तो इन दोनों जो रेखाएं हैं, इनके मध्य के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। तो इन उष्ण कटिबंध में भी सर्वाधिक तापमान वर्ष भर पाया जाता है। तो यदि कटिबंध को देखें तो आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंध में, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक और दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध है, जहां तापमान अत्यधिक और वर्षा भी अधिक होती है। तो इस कारण इस क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको यह समझना है कि यदि हम ध्रुवों से केंद्र की ध्रुवों से यदि भूमध्य रेखा की ओर चलें तो जैव विविधता क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, यदि हम ध्रुवों से केंद्र की ओर या
मतलब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ें तो जैव विविधता बढ़ती है। या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि उच्चतर अक्षांश से यदि हम निम्नतर अक्षांश की ओर जाएं तो जैव विविधता बढ़ती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री अक्षांश है। तो क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। तो पहला नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्रुवों से, इसको आप लोग नोट कर लें, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। यदि हम लोग ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया रहता है, याद रखना है इसको आप लोग। दूसरा नंबर, यदि हम इसी को दूसरे तरीके से देखें तो उच्चतर अक्षांश से निम्नतर अक्षांश की ओर बढ़ने पर, यदि हम किधर जाते हैं, उच्चतर अक्षांश से यानी कि 90 डिग्री से, यानी कि ध्रुवों से इनडायरेक्टली वही है, यदि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो उसमें भी जैव विविधता बढ़ती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में इसको भी दिया जाता है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तीसरा नंबर चीज आपको यह याद रखना है कि इन जो क्षेत्र हैं, कौन से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यदि आप लोग देखेंगे ज्योग्राफी में जब इसका मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। उसके बाद शीतोष्ण आता है, उपोष्ण आता है, फिर शीत कटिबंध आता है। तो यदि कटिबंध के रूप में दिया रहे तो पृथ्वी के उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि ऑप्शन में कटिबंध के रूप में दिया रहे, ये तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा। यदि मान लो जाए कटिबंध के रूप में दिया है तो उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चौथा नंबर, इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यदि ऑप्शन में दिया रहे उष्णकटिबंधीय वर्षावन तो आपको उसी को टिक लगाना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में भी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो इन चारों तथ्यों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक तथ्य और है, उसको भी याद रख लेना इसी के साथ, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, इसमें भी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रवाल भित्ति जो समुद्र के अंदर वनस्पति पाए जाते हैं उन्हें समुद्रीय वर्षावन कहते हैं। तो जो समुद्र के अंदर प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। कभी कभी इन दोनों को ऑप्शन में दिया रहता है, तो इन दोनों को दिया रहे तो उपरोक्त दोनों को आपको आंसर लेना है। कौन से, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति की अभी तक लगभग 10 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, जिसके हम लोग 10% के बारे में भी लगभग जानते हैं, सिर्फ 10% के बारे में। तो इसको आपको याद रखना है। बस तथ्य है कि प्रवाल भित्ति जो समुद्र के अंदर में पाए जाते हैं उन्हें समुद्रीय वर्षावन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो उष्णकटिबंध के क्षेत्र के आसपास विद्यमान रहता है और वहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इतने तथ्यों को आपको याद रखना है। तो प्रवणता का अर्थ जो है अब आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। हम देख रहे हैं कि किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। तो पहला नंबर, ध्रुवों से यदि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। दूसरा नंबर, उच्चतर अक्षांश से निम्नतर अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। तीसरा नंबर, उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। साथ ही साथ प्रवाल भित्ति में भी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इतने तथ्यों को आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ऊंचाई के आधार पर प्रवणता। ये तो अक्षांश के आधार पर था। अब देखते हैं ऊंचाई के साथ क्या जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो हाँ, डेफिनेटली ऊंचाई के साथ भी
जैव विविधता में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन कैसा होगा उसको देख लेते हैं। तो यदि पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतों की चोटी की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, चोटियों की अपेक्षा या चोटी की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। यानी कि पहला तथ्य ये हो गया कि यदि हम चोटी से घाटी की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, या दूसरा तथ्य हम यूं कह सकते हैं कि अधिक ऊंचाई से यदि हम कम ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो जैव विविधता इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसको आपको याद रखना है, इन दोनों तथ्यों को। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी दे रहा हूं। आप लोग सुने होंगे शांत घाटी, जो कहाँ अवस्थित है? भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। यहाँ भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसे साइलेंट वैली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शांत घाटी केरल में स्थित है। चूंकि घाटी है, वहाँ भारत में अगर किसी स्थान की बात की जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्र और स्थान में फ़र्क है। स्थान मतलब पर्टिकुलर ये जगह है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यदि क्षेत्र की बात किया जाए तो पश्चिमी घाट, हालांकि भारत के दृष्टिकोण से जब हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं। और जो पश्चिमी घाट है उसी के अंतर्गत ये स्थान स्थित है, वहाँ मतलब शांत घाटी। तो यदि पर्टिकुलर जगह पूछे, स्थान पूछे कि कौन से स्थान में, तो शांत घाटी, और कौन से क्षेत्र में भारत के पूछे तो पश्चिमी घाट। उसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जैव विविधता भी घटने लगती है, और जैसे जैसे ऊंचाई से हम लोग घाटी की तरफ आते हैं तो जैव विविधता बढ़ने लगती है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख लें, सॉल्व करें उसको। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये एसएएफ के एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है जैव विविधता, इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मान लो जाए ये क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन दिया गया, स्क्रीन पे आपका दिखेगा, कि केवल अक्षांश के साथ परिवर्तित होते हैं। हमने देखा अक्षांश के साथ परिवर्तित होते हैं, लेकिन केवल शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा लिखा हुआ है ऑप्शन ऊंचाई के साथ परिवर्तित होते हैं, तो ऊंचाई के साथ भी परिवर्तित होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ परिवर्तित होते हैं, तो यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि अक्षांश में भी दिखाया कि कैसे परिवर्तित हो रहा है, और हम लोगों ने देखा कि इसमें ऊंचाई के साथ भी परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं, तो प्रवणता को लेकर आपको इन बातों को ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जैव विविधता का जो प्रकार है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी को बोला जाता है प्रकार, या उसी को बोला जाता है स्तर। एग्जाम में कभी कभी स्तर भी पूछा गया है और कभी कभी प्रकार भी पूछा गया है, तो इन दोनों शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आनुवांशिक विविधता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है प्रजातीय विविधता, इसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इनको आपको याद रखना है, ये 3 प्रकार हैं या 3 स्तर हैं। तो इसको मैं क्रमशः समझा दे रहा हूं कि क्या है। ठीक है, तो पहला जो आनुवांशिक
विविधता है, तो आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत हम देखते हैं या सम्मिलित करते हैं। इधर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि लिखने में थोड़ा जगह बन जाए। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक ही प्रजाति, ठीक है, एक ही प्रजाति के अंतर्गत, एक ही प्रजाति के अंतर्गत जीवों में जो आनुवांशिक विविधता पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक है, एक ही प्रजाति के अंतर्गत, जैसे मान लो जैसे सांप एक प्रजाति है, तो सांप एक प्रजाति है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे आनुवांशिक मतलब जेनेटिक यानी कि जिन अलग अलग होंगे सांपों में, उनमें भी विविधता पाई जाती है। तो हमको समझना है कि जो आनुवांशिक विविधता है उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं एक ही प्रजाति के अंतर्गत जीवों में जो विविधता पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है प्रजातीय विविधता। तो प्रजातीय विविधता के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, एक पारितंत्र में, एक पारितंत्र में या एक समुदाय में या एक पारिस्थितिक तंत्र में। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब है चाहे घास का मैदान ले लें आप, चाहे समुद्र ले लें, चाहे झील ले लें, ठीक है, चाहे मरुस्थल ले लें, तो ऐसा किसी एक भी पारिस्थितिक तंत्र में या एक पारितंत्र में, एक इकोसिस्टम में जीवों की जो विविधता है या जीवों के जो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों, सिर्फ जीवों लिख रहा हूं मैं, एक पारितंत्र में जीवों के प्रजाति की जो विविधता है, किसी एक पारितंत्र में जितने प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं उसी की विविधता का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, प्रजातीय विविधता के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता है तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं अलग अलग पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की विविधता या जीवों के प्रजातियों की विविधता, इसको आप लोग नोट कर लें, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला है आनुवांशिक विविधता। इसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक विविधता का अध्ययन करते हैं। उसके बाद प्रजातीय विविधता, इसके अंतर्गत एक ही पारितंत्र के जीवों में प्रजातीय विविधता को देखते हैं। तीसरा नंबर है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इसमें अलग अलग पारितंत्र, मान लो जाए एक घास का मैदान है, एक मरुस्थल है, तो इन दोनों अलग अलग पारितंत्रों में जो जीवों की विविधता होगी उन जीवों की विविधता को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका जो मापन है, यानी कि जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है। तो मापन तीन तरह का किया जाता है या तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है अल्फा मापन या अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता या मापन, और तीसरा है गामा, ठीक है, विविधता या मापन। तो इसको भी आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अल्फा मापन के अंतर्गत हम लोग क्या मापते हैं, एक पारितंत्र में प्रजातियों की संख्या, आपको याद रखना है कि अल्फा मापन के अंतर्गत किसी एक पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है ये पता चलता है हमको, कि आखिर किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में या एक इकोसिस्टम में कितने प्रजातियां हैं, तो उसके बारे में अल्फा मापन से हमको पता चलता है। दूसरा है बीटा मापन। बीटा मापन से हमको ये पता चलता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवों की प्रजातियां हैं वो विस्थापित कितनी हो रही हैं, यानी कि विस्थापन की दर पता चलता है हमको। इसको याद रखना है आपको, विस्थापन की दर का पता हमको किससे पता चलता है, बीटा मापन से पता चलता है। यानी कि प्रजातियों का जब
एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में विस्थापन होता है तो हमको पता चलता है किसके थ्रू, बीटा मापन के थ्रू विस्थापन की दर पता चलता है। इसी मतलब वर्ड को आपको याद रखना है, इतने वर्ड को, विस्थापन की दर को, ठीक है। तीसरा नंबर चीज है गामा मापन। तो गामा मापन के थ्रू हमको किसी भी पारितंत्र में प्रजातियों की प्रचुरता का पता चलता है तथा आवासों की विविधता या भिन्नता का पता चलता है कि एक जो पारितंत्र है दूसरे पारितंत्र से किस प्रकार अलग है। तो आवासों की भिन्नता का पता हमको किससे चलता है, गामा मापन के थ्रू हमको पता चलता है। तो आपको याद रखना है जैव विविधता का मापन 3 प्रकार से किया जाता है। अल्फा मापन, इसमें एक पारितंत्र में प्रजातियों की संख्या का पता चलता है। बीटा मापन में एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में मतलब प्रजातियों के जो विस्थापन की दर है उसका पता चलता है। और गामा मापन से हमको पता चलता है आवासों में भिन्नता किस प्रकार है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, वो स्क्रीन में आपको दिखेगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। तो एक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको याद रखना है आपको, वो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा पूछा जाता है। तो पहला तथ्य तो ये है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष कहने का तात्पर्य है 2020 में जो जैव विविधता दिवस का जो थीम था उस थीम को भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। वो थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसको याद रखना है कि इस वर्ष यानी कि 2020 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा तथ्य है कि भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया। तो आपको याद रखना है कि सन 2002 में भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। भारतीय संसद ने सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो स्क्रीन में आपके दिखेगा। तीसरा नंबर है कि प्रत्येक दशक को यूएनओ द्वारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी विशेष विषय को लेकर, ठीक है, या तो फिर उसको मतलब उसके संरक्षण के लिए या उसके विकास के लिए विभिन्न देशों के ध्यान आकर्षण के लिए या लोगों के ध्यान आकर्षण के लिए यूएनओ द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि प्रत्येक दशक को कुछ न कुछ घोषित किया जाता है। तो 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को यूएनओ ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। इसको भी आपको याद रखना है। किस दशक को? 2011 से लेकर 2020 तक का जो दशक है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन पेपर ओल्ड मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे निश्चित तौर पे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है जैव विविधता की क्या स्थिति है, मेगा डाइवर्सिटीज़ क्या होते हैं और मेगा डाइवर्सिटीज़ को लेकर भारत की क्या स्थिति है, विश्व की क्या स्थिति है, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद देखेंगे हॉट स्पॉट क्या होते हैं, भारत की स्थिति क्या है या कितने क्षेत्र भारत में हॉट स्पॉट में शामिल किए गए हैं, होप स्पॉट क्या होता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग पूरे भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे रेड डेटा बुक क्या होता है और भारत में जो संकटापन्न जीव वो कौन कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों में उसको संरक्षित किया जा रहा है। तथा लास्ट में देखेंगे हम लोग जैव विविधता का महत्व और इसका संकट, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा एवं अन्य स्टेट पीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।